Hello students, I hope all of you are doing great. Today's video is all about a detailed explanation of one of the significant poems written by Christina Rossetti. Now this poem is entitled The Months. To begin with, let me give you a brief introduction about the poet Christina Rossetti. Christina Rossetti's full name was Christina Georgina Rossetti. She was born on 5th of December in 1830 in London, England, and she passed away on 29th of December 1894 in London itself. Now, as long as she continued her literary career, you should know that Christina used a different name, a pseudonym, so as to say. She was known as Ellen Aline. And also, to add to this, she was one of the most important of English women poets, both in range and quality. She excelled in works of fantasy, in poems for children, and in religious poetry as well. Rossetti is best known for her ballads and her mystic religious lyrics, and her poetry is marked by symbolism and intense feeling. Her best known works include Goblin Market and Other Poems, which was published in 1862. Now, to speak about this present poem that today we are about to discuss, entitled The Months, let me just give you a bit of what is to be known about this poem. Also, for the children who are more comfortable in Hindi, I would also want to explain things to them in a bit of Hindi so that they also find it easier to understand this poem. ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हिंदी में. तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद में आप इस पोएम को अच्छे से डिटेल्ड वे में समझ जाएंगे और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. अब जो हिंदी बच्चे हैं उनको लिए भी मैं बता देती हूँ. ये जो कविता है द मंथ्स, इनको लिखने वाली जो पोएट हैं उनका नाम है क्रिस्टीना रोसेटी. और क्रिस्टीना रोसेटी जो है, जब तक वो अपना लिटरेरी करियर यानी कि जब तक वो लिख रही थी, वो अपने एक दूसरे नाम से भी बहुत प्रसिद्ध थी, फेमस थी. और जैसे आपको पता है कि जो भी राइटर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, ये अपने ओरिजिनल नाम के साथ साथ एक दूसरा नाम का भी इस्तेमाल करते हैं. दे यूज़ अ डिफरेंट नेम ऑल्सो, विच इन इंग्लिश दैट पर्टिकुलर टर्म टू बी यूज्ड इज़ स्यूडोनिम. स्यूडोनिम यानी कि एक दूसरा नाम जिससे वो फेमस होते हैं. क्रिस्टीना भी अपने एक दूसरे नेम से बहुत फेमस थी, जिस नाम से वो मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स लिखती थी, और वो नाम थी एलन एलिन. तो इस नाम से भी, एलन एलिन के नाम से भी वो बहुत फेमस थी. एंड क्रिस्टीना रोसेटी का जन्म हुआ था 5th of December 1830 लंदन में, और उनका जो डेथ हुआ था वो 29th December 1894 को लंदन में ही हुआ था. और क्रिस्टीना रोसेटी जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस पोइट्री लिखती थी, यानी कि भगवान को संबोधित करते हुए भगवान से रिलेटेड, गॉड को रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड रिलीजियस पोइट्री होता था मैक्सिमम उनका. और वो साथ ही साथ बच्चों के लिए भी काफ़ी पोइट्री लिखती थी. इनकी जो बहुत फेमस जो कविता थी, और बहुत सारे अदर कविताओं के साथ साथ और भी लिटरेरी वर्क्स जो थी, सबसे फेमस थी गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स, जो 1862 में पब्लिश हुई थी. अब इस कविता को समझने के लिए हम शुरू करते हैं. कविता को समझाते समय मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगी और हिंदी में भी समझाऊंगी, ताकि स्टूडेंट्स को जिनके सिलेबस में ये पोएम ऑलरेडी हैं, आपको कोई असुविधा ना हो, so that you don't face any difficulty while understanding the poem. Now, to begin with, let us know that this poem, which has been written by Christina Rossetti,
describes the 12 different months of a year and tells us what happens in each month. ये कविता जो है, ये मंथ्स कविता पोएम जो है, ये बेसिकली क्रिस्टीना लिखी थी और ये पोएम एक ऐसी पोएम है, एक ऐसी कविता है जो साल के 12 महीनों के बारे में एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है और हमें बताती है कि हर महीने में क्या क्या चेंजेस होती हैं हमारी प्रकृति में और हमारे नेचर में, इन इंग्लिश में बोला जाए तो ये कविता बेसिकली इसी थीम को लेकर है कि साल में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में क्या चेंजेस आती हैं हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, किस तरह से ठंड शुरू होती है, फिर वो ठंड के बाद किस तरह से मौसम बदलता है, जनवरी में कैसी मौसम होती है, जनवरी के बाद फरवरी में कैसे मौसम होती है, इस तरह बदलते 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 दिसंबर तक किस तरह से मौसम बदलते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है बाकी पेड़ पौधे पशु पक्षियों के ऊपर, इस कविता में हम यही जानेंगे। इसी चीज़ को क्रिस्टीना जो है डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करती हैं। तो बेसिकली ये कविता 12 महीनों के ऊपर है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द 12 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर एंड इट ऑल्सो टेल्स अस व्हाट हैपन्स इन ईच मंथ। नाउ टू बिगिन विथ, लेट अस रीड द टेक्स्ट्स ऑफ द पोएम वन बाय वन। नाउ if you look at the text of the poem, you will come to know that in the beginning, the first line goes like this: January cold, desolate, February all dripping wet. So you see here, the poet begins the poem with January. She describes January as being cold and desolate. तो ये आपको समझना होगा, जनवरी कोल्ड डेजोलेट यानी कि जनवरी को वो कोल्ड के साथ साथ डेजोलेट भी कहती हैं। डेजोलेट का मतलब होता है मिजरेबल, लोनली, लाइफलेस, जो बहुत इनएक्टिव रहे, कोई एक्टिवनेस, कोई फुर्ती नहीं होता, स्फूर्ति भरी नहीं होती, बिल्कुल डल सा एक एनवायरनमेंट होता है। तो जनवरी जो ठंडी सी होती है, इस महीने को पोइट जो है डेजोलेट कहती हैं, यानी कि डल, विदाउट एनी लाइफ, बिल्कुल लाइफलेस। सो हियर यू फाइंड दैट द पोइट इज गिविंग अस, क्रिस्टीना इज गिविंग अ विविड description of the months. To begin with, in January she says everything all around in the nature is cold. ठंड के साथ साथ हर चीज़ बहुत ही मायूस लगती है, बहुत लोनली लगती है, बहुत डल लगती है, बहुत लाइफलेस लगती है। ये होता है जनवरी में। अब नेक्स्ट महीना फरवरी, फरवरी के बारे में देखते हैं क्या बोलती हैं पोएट। फरवरी ऑल ड्रिपिंग वेट। फरवरी में देखिए मौसम बदलता है। हियर द वेदर चेंजेस। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वेदर, लेट्स सी। शी इज डिस्क्राइबिंग फरवरी एज अ ड्रिपिंग वेट काइंड ऑफ फीलिंग which comes in with the advent of this month February. Dripping wet का मतलब है नमी, बारिश की वजह से। Dripping wet यानी कि पानी, presence of water, and dripping month, wet वाला month होता है rainy month, a rainy month. So in the second line, Christina refers to the month of February as being a rainy month. जनवरी में जो हर चीज़ बेजान सी थी, बहुत ही लाइफलेस थी, अचानक चेंज आता है। फरवरी में नेचर बदल जाती है। जनवरी में प्रकृति जिस तरह से थी, फरवरी में अब वो वैसी नहीं रही। फरवरी में क्या होता है, वेदर चेंजेस एंड इट्स लाइक ड्रिपिंग वेट मंथ। ड्रिपिंग यानी कि पानी का गिरना, और वेट तो हो ही जाता है रेनी सीजन में। जब आप
देखते हो कि कंटिन्यूसली बारिश होती है तो हर जगह गीली होती है. सो February इज़ रेफर्ड टू एज अ मंथ व्हेन एवरीथिंग इज़ ड्रिपिंग वेट. तो ये बारिश का महीना होता है February. नेक्स्ट कम्स मार्च. जनवरी में जो चीज़ हर चीज़ लाइफलेस थी, February में तो बारिश होने लगी, हर जगह पानी ही पानी, जिस वजह से सारे पॉन्ड्स एंड लेक्स जो है वो उन सारे पॉन्ड्स एंड लेक्स में पानी भरे हुए हैं और पानी भरी हुई होने के कारण हर जगह पानी ही पानी है और वेट हो गई है हर जगह. लेकिन मार्च में ऐसा नहीं है. मार्च में फिर से मौसम बदला. मार्च में क्या होता है? मार्च में हवा जो है बहुत तेज़ी से चलने लगती है. मार्च विंड रेंजेस. सो इन मार्च व्हाट इज हैपनिंग? द विंड्स ब्लो इन फुल फर्वर. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती हैं. रेंजेस मीन्स बहुत तेज़ी से चलना, हवा का चलना बहुत ही तेज़ी से. सो मार्च में हवा इतनी तेज़ी से बहती है कि इसको आप एक तरह से आप ये कह सकते हो कि पूरा महीना ही काफ़ी हवा से भरा है. लाइक इट्स अ वेरी काइंड ऑफ विंडी मंथ. बिकॉज इन मार्च द विंड blows so strongly that it's a kind of windy month. But in April, again there's a change in nature. In April, it's no more windy. In April, things change. Because April welcomes people with the song of birds. Let's see. April changes, यानी कि अप्रैल के आने से अब सब कुछ बदल रहा है, अब सब कुछ बदलने वाला है. With the advent of April, now everything is gonna change. Birds sing in tune. Birds sing in tune to flowers of May. अप्रैल के आने से सब बदल गया. With the advent of April, everything in nature now start changing. Birds sing in tune to flowers of May. अब तक देखिए जनवरी में कोई फूल वगैरह नहीं थे क्योंकि सब कुछ ही ठंडा था. आपको पता ही होगा विंटर सीजन में वेजिटेशन वैसे भी कम होता है क्योंकि हर जगह विंटर सीजन में जो आप देखोगे कुआसा, that fog is there, because of that frost, fog, because of that there is not much vegetation found anywhere. तो obviously the rate of growth जो होता है plants और trees का वो comparatively other seasons के comparison में winter के महीने में जो growth rate होता है पेड़ पौधों का वो almost कम होता है. So in January the vegetation is the rate of growth of the vegetation is much less. So happens in March because everything is windy. In February just go on. And when the weather changes in April and when this changing of weather leads to a different kind of nature, what is that? When May enters, with the advent of May, there are so many flowers blooming. जैसे ही मई का एडवेंट शुरुआत होने लगता है हर जगह छोटे 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 फूल खिलने लगते हैं मई के आते आते. और आपको पता है पशु पक्षियों को खासकर पक्षियों को फूलों से बड़ा लगाव होता है. वो जब भी फूल और फल देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सुरीली आवाज़ों में गाने लगते हैं. जब ठंडी हवाएं चलती हैं आपको पता होगा दैट कभी कभी रातों को जब ठंडी हवा चलती है 11-12 बजे 10 बजे करीब भी आपको सुनने को मिलेगा कोयल बहुत सुरीली धुन अपनी गाने लगती है. So this basically happens because there's so much of peace in nature. Everything is so nice, full of life. So whenever that kind of feeling comes in, the birds start chirping. जो पक्षियाँ हैं वो बहुत ही सुरीली आवाज़ों में चहचहाने लगती हैं या आप कहो तो गाने भी लगती हैं जैसे कोयल करती हैं. तो यहाँ पे जैसे ही मई शुरू होता है मई के शुरू होते ही छोटे छोटे जो फूल उगने लगते हैं पेड़ पौधों में ये देखते ही जितने पक्षियाँ हैं ये सारे
ट्यून में गाने लगती हैं। ट्यून यानी कि एक बहुत ही मेलोडियस नोट में गाने लगते हैं। बड़े ही सुरीले आवाज़ें ये पक्षियाँ निकालने लगती हैं जैसे ही वो फ्लावर्स को देखती हैं, जैसे ही फूलों को ब्लॉसम करते हुए देखती हैं, ब्लूम करते हुए देखती हैं, ये सारे पक्षियाँ गाने लगती हैं। तो फॉर whom are these birds singing? These birds are singing to the flowers of May. ये पक्षियाँ किसके लिए गा रहे हैं? ये पक्षियाँ उन फूलों के लिए गा रहे हैं, उन फ्लावर्स के लिए गा रहे हैं जो मई महीने के आते ही खिलने लगते हैं पेड़ पौधों में। वो कलियाँ, वो फूल जो मई के आते आते खिलने लगती हैं, उन फूलों, उन कलियों को देखकर बर्ड्स इतने खुश हो जाते हैं कि वह सुरीली धुनों में गाने लगते हैं। They start singing in tunes. And sunny June brings longest day. So now you know that here the poet is describing about a different month. After May comes in the month of June. May के बाद जो महीना यहाँ पे एंटर करता है, the month which comes in is June. And as you know, with the advent of June, it's like no more cold. There's no more rain. But now it's sunny. Sunny means, sunny का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का गर्म है. It's not extremely hot and humid, but yes, of course, the presence of a bit of heat can be felt. And sunny June. So मई तक तो ठीक था, मई तक तो फूल उग रहे थे और इन फूलों को देखकर बर्ड्स बहुत खुश हो रहे थे और सुंदर सुंदर सुरीले धुनों में वो गा भी रहे थे. लेकिन अब जब अगला महीना जून आया तो जून अपने साथ हल्का फुल्का गर्मी लाया. The advent of June brings in a little bit of warm kind of feeling. Students, as we all know, that 21st of June is the longest day of the year. And so here we know that June is a month which brings in heat. And 21st of June is the longest day of the year. So we know, according to that, we know that this month is now bringing a bit of warm kind of feeling. So June, of course, is not extremely hot. So sunny doesn't mean it's extremely hot. But yes, of course, it is a little bit hot. That means अब summer हल्का फुल्का यहाँ से शुरू होगा. तो कौन सा महीना अब आया? सनी जून आया, हल्का फुल्का गरम लाया अपने साथ. एंड सनी जून ब्रिंग्स लॉन्गेस्ट डे. तो अभी जैसे मैंने कहा था 21st ऑफ जून जो है वो साल का सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है. 21st of June is believed to be the longest day of the year. वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है. तो उस नाते स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग को पता है समर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं. As you know students, to say the same thing in English, that in summers what happens is that nights are short and days are long in summer season. And in winter season what happens? Just the opposite, that is nights are long in winter seasons and days are short. Here when June comes in, that means you know that now the summer season has begun. So as June enters and the summer begins, it also makes a kind of surety that the length of the day increases, the hours increase and the night shortens. Like रातें छोटी हो जाती हैं और दिन लंबे हो जाते हैं. So जून के आते आते क्या होता है? The day gets longer and nights get shorter. And sunny June brings longest day. हल्का फुल्का गर्मी
के साथ जून का महीना आया और साथ ही वो अपने साथ क्या लाया? लंबे लंबे दिन लाया। रातें छोटी हो गई और दिन लंबे हो गए। द मंथ ऑफ जून brings a bit of warm kind of feeling with it, and also what it brings is that it makes sure that with the advent of summer, the day gets longer and nights get shorter. In scorched July, the storm clouds fly. Here, children, what you need to know is that scorched, the word scorched basically means extremely hot. जून के बाद, जून तो हल्का फुल्का गर्म था, जहाँ से गर्मी हमारी शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे गर्मी शुरू होके जुलाई वापस से अपने रोल में आया, यानी जुलाई जब शुरू हुआ एक्चुअल सेंस में, तो यहाँ सब कुछ ही थोड़ा बदल गया. कैसे बदला? Here what the poetess wants to say is that she says this month is full of heat and hot winds. ये जो जुलाई का महीना है, ये एक ऐसा महीना है जो बहुत सारे गर्म हवाओं और गर्मी से भरा हुआ है. This entire month of July is full of hot winds and intense heat. The sun rays are so bright in this month of July that it could even burn the skin of the people. इतनी गर्मी होती है जुलाई के सीज़न में. आप दिल्ली वैली साइड अगर देखो तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपको महसूस होता है कि आप अगर बाहर गए हो किसी काम से या स्कूल गए हो आप अपना, तो आपको महसूस होगा कि आपका जो स्किन है वो बिल्कुल टैन हो रहा है और गर्मी की वजह से कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्किन जल रहा है. सो दैट इज़ बेसिकली कॉज बिकॉज ऑफ द इंटेंस रेज ऑफ द सन. सूर्य की जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जो रेज होती है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट की वजह, स्कॉचिंग रेज ऑफ द सन की वजह से, उस तीव्रता की वजह से, हीट की इंटेंसिटी की वजह से महसूस होता है कि स्किन जो है हमारा अब जल रहा है गर्मी के मारे. तो जुलाई को हम यहाँ पे स्कॉच्ड जुलाई इसलिए कहते हैं. स्कॉच्ड यानी कि जो एक जलने वाला फीलिंग जो देता हो उसको कहते हैं स्कॉचिंग. स्कॉचिंग यानी जलने वाला फीलिंग. तो जुलाई को यहाँ पे स्कॉच्ड जुलाई कहा जाता है क्योंकि जुलाई का महीना अपने आप में एक बहुत ही गर्म का महीना होता है, गर्मी वाली, और जो ऐसा इन्वायरमेंट कर देता है कि आपको महसूस होता है कि अब जो है हमारा स्किन जल रहा है. भाई सूर्य की इतनी तीव्रता से जो रेज आती हैं, गर्मी आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है. स्किन पूरा ऐसा कर रहा है, टैन सा हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि बहुत इंटेंस सा बर्निंग सेंसेशन होती है हमारे स्किन में. तो ये डिस्क्रिप्शन है जुलाई मंथ का, जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एंड हॉट विंड्स ब्लो करते हैं. The winds that blow during the month of July, they are extremely hot winds, and this month is full of heat. So here in this line, the poetess Christina Rossetti, she has drawn a very realistic picture of the month of July. सन रेज का भी बहुत ही विविड एंड रियलिस्टिक पिक्चर दे रही हैं यहाँ पे, और बहुत रियलिस्टिक इन द सेंस कि वो आपको बहुत ही डिटेल में महसूस करा रही हैं कि इतनी ज़्यादा तीव्र गति से जो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे पड़ती है बाहर डायरेक्टली, तो कैसा महसूस होता है, किस तरह की स्कॉचिंग हीट, मतलब कि इतनी ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाहर वाली जो गर्मी होती है वो इस हीट में होती है, वो इस रेस, सूर्य की इस रेस में वो फीलिंग हमें आती है. सो स्कॉच्ड यानी कि हल्का सा जो बर्निंग सेंसेशन दे, तो जुलाई में हमें वो सेंसेशन की फीलिंग होती है. लेकिन धीरे धीरे ये मंथ, अब जैसे जैसे ये मंथ बीतता होता है, वेदर फिर से हल्का हल्का चेंज होने लगता है. कैसे, आगे देखते हैं. So what happens is that when you get that burning sensation kind of feeling in that extreme heat of the month of July, a little later when you find that the July month
is now a bit of like going away, you find the weather changes again. ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ जुलाई, यानी जुलाई महीने के जो आखिरी दिन होते हैं, बीतने वाले दिन, जैसे कुछ दिन ही बचे हैं, अब जुलाई जो है ख़त्म होने वाला है, वहाँ से आप फील करना शुरू करेंगे, महसूस करना शुरू करेंगे, चेंजेस आने लगे हैं नेचर में, दोबारा से गर्मी जो है घटने लगेगी और जुलाई महीने के आखिरी दिनों में आप ऑलरेडी महसूस करने लगोगे कि गर्मी अब पहले जैसी रही नहीं, थोड़ी हल्की हुई है, थोड़ा रिलीफ मिला है, हमें थोड़ा निजात मिला है. वी हैव बीन रिलीव्ड फ्रॉम दैट इंटेंस हीट दैट वाज राइट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ ऑफ जुलाई. नाउ दैट much heat or that much humidity is not there. It has lessened a lot. Now the weather changes a little bit, and what comes in? The storm clouds fly. अब जैसे जैसे जुलाई के आखिरी दिन हम लोग पहुँचे तो वो गर्मी से हमको थोड़ी रिलीफ मिली और अब हम देखते हैं आसमान में storm clouds. Storm clouds क्या होते हैं? Those clouds which indicate the advent of storm. How do we know that? The storm clouds start forming due to high temperature. You know, हमेशा हमको पता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस पता होता है कि जब बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें गिर के बहुत ज़्यादा जब अर्थ हीट अप हो जाता है और जितने वाटर बॉडीज़ हीट अप हो जाते हैं, उस इंटेंस हीट के वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से हमारा जो वाटर है वो भाप बनता है. इट चेंजेस इनटू वेपर, दैट इज वाटर वेपर, एंड देन इट गेट्स कंडेंस्ड. देन अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस टेक्स इन takes place, and we find that due to condensation the process of rainfall occurs. So here what we see is that the storm clouds start forming, and because of the formation of the storm clouds, ये जो बादल, जो storm वाले जो बादल होते हैं, जब वो फॉर्म हो जाते हैं, आसमान में पानी जाकर कंडेंसेशन होने के बाद में जो storm clouds फॉर्म होते हैं, वो धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगते हैं. उड़ना इन द सेंस कि वो ट्रैवल करते हैं. The storm clouds start flying in the sky. So basically what we knew here is that the weather changes after this intense scorching heat. The weather changes a little bit and the storm clouds start forming due to the high temperature. High temperature के बाद में ये storm clouds form होते हैं. पानी जो है वो वाटर बॉडी से इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, वहाँ कंडेंस होने के बाद जो storm clouds form होता है, अब वो आसमान में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, फ्लाई करता है. और उसके बाद क्या होता है? फ्लाई करने के बाद लाइटनिंग टर्न. अब ये जो फ्लाई कर रहे हैं स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, अब ये गरजने लगते हैं. These clouds now result in lightning, thundering, lightning. आपको पता ही होगा lightning जो बिजली कड़कता है. हम लोग काफ़ी टाइम टीवी में भी इस बीच देख रहे थे कि काफ़ी जगहों में बिजली का गिरना, काफ़ी पेड़ों पर बिजली का गिरना, काफ़ी लोगों पे बिजली का गिरना. मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप देखो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं ताकि वो ना भीगे, या किसी और शॉप का जो ऊपर में शेड होता है उसके नीचे जाके खड़े हो जाते हैं. लेकिन कभी भी गलती से किसी पेड़ के नीचे कहीं पे भी शेल्टर ना ले, क्योंकि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो इस तरह होते हैं, जब पेड़ के ऊपर कोई बिजली गिरती है तो साथ ही साथ उनके नीचे, पेड़ के नीचे जो लोग या जानवर वगैरह होते हैं उन पे भी बिजली का उतना ही इफ़ेक्ट होता है और वहीं पे एक एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं. तो ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, ये जब मूव होते हैं आसमान में एक जगह से दूसरी जगह, वो रिज़ल्ट करते हैं लाइटनिंग प्रोसेस में, यानी कि थंडरिंग के साथ साथ बिजली कड़कती है. इसी बिजली के कड़कने को लाइटनिंग कहते हैं, थंडरिंग कहते हैं. तो जैसे ये लाइटनिंग होता है, जब बिजली कड़कता है तो आपको पता ही होगा, ज़बरदस्त जब बिजली कड़कता है तो ऐसा लगता है कि मतलब धरती
मोती फट रहा है, ऐसा लगता है। सो यहाँ पोएट जो है वो अपनी भाषा में लिखती है कि लाइटनिंग इतनी तीव्र गति से होती है, इतनी तेज़ होती है कि ऐसा लगता है जी क्लाउड्स, ये जो लाइटनिंग है ना वो क्लाउड्स को फाड़ रहे हैं बीच से। It is that sound of the thunder, the thundering sound as well as this lightning is so intense, it seems as if it is like tearing the clouds into pieces. ऐसा लगता है, वो साउंड से ऐसा लगता है कि इतने ज़ोर का गरजना कुछ बेसिकली शायद बादलों को फाड़ रहा है। तो बेसिकली tearing of the clouds is being referred to, और tone जो है वो tear का past tense है। So here with lightning and flashing, this entire process is being described and discussed, and it feels as if this lightning is tearing off the clouds apart. ऐसा लगता है जैसे ये lightning, ये thundering, ये बिजली का कड़कना बादलों को बीच से फाड़ रहा हो। Lightning tone। अब ये गर्मी के बाद लाइटनिंग थंडरिंग के साथ साथ अब ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गया। तो अब हमने देखा कि वेदर अब फिर से नॉर्मल नहीं रहा, अब ये फिर से काफ़ी रिलीफ आने लगा है, गर्मी से निजात होने लगा है। अब दूसरा महीना शुरू हुआ, यानी कि इसके बाद वाला जुलाई का नेक्स्ट महीना शुरू हुआ, और वो है अगस्त। अगस्त बेयर्स कॉर्न। अगस्त बेयर्स कॉर्न यानी कि यहाँ तक तो पोइट जो है हमें एक रेनी मंथ का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, किस तरह से थंडरिंग हुआ, किस तरह से गर्मी के बाद ज़बरदस्त बारिश हुई। अब बारिश के बाद क्या होता है, अगस्त वो महीना होता है जो हार्वेस्ट का महीना होता है, और यहाँ पे अगस्त में जैसे ही ये शुरू हो गया अगस्त का महीना, तो हर तरफ कॉर्न के क्रॉप्स कल्टिवेट होने लगे। कॉर्न्स यानी कि भुट्टा। तो अगस्त के महीने में हार्वेस्ट शुरू हो गया, यानी कि क्रॉप्स के काटना शुरू हो गए, मतलब कि कॉर्न अब कटने लगे। कॉर्न यानी कि भुट्टे का कल्टिवेशन अब जो है हर जगह दिखने लगा। September fruit, that means here what the poet is referring to is that September का जो महीना है, इस महीने में अब बिल्कुल फल ही फल आएंगे। तो यहाँ दो ऐसे महीने हैं जिनके बारे में पोएट बात करते हैं, एक है अगस्त और दूसरा है सितंबर। इन दो महीने के बारे में कवि ये कहते हैं, द पोएट इज सेइंग दैट दीज 2 months आर द मंथ्स ऑफ हार्वेस्ट यानी कि जहाँ चाश वगैरह कल्टीवेशन जो है अच्छे से होता है। अगस्त के महीने में जो है कॉर्न कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, हार्वेस्टिंग होता है, और सितंबर में जो है वो फ्रूट्स का जो कल्टीवेशन है वो बहुत अच्छा होता है, यानी सितंबर के महीने में फ्रूट्स काफ़ी अच्छे से उगते हैं। So basically what we find here is that August and September have been referred to as harvest months. तो अगस्त आ गया, बहुत सारा भुट्टा मिला, हर जगह भुट्टे कल्टीवेशन होने लगे। अगस्त के बाद सितंबर आया, सितंबर में बहुत सारे फलों के कल्टीवेशन होने लगे। तो 2 हार्वेस्ट मंथ्स का रेफरेंस यहाँ आपको मिलता है, वो है अगस्त और सितंबर। अब सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर। चलिए देखते हैं what kind of weather comes in with October. Now with the advent of the month of October, there is roughness. हर तरफ एक तरह का रफनेस है। आपको पता ही होगा अक्टूबर के आते आते हल्का हल्का ठंड फिर से शुरू होता है। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, लेकिन हल्का हल्का आपको फीलिंग होगा कि अब विंटर सीज़न बहुत जल्द आने वाला है। और ये भी आपको पता है कि जब विंटर सीज़न आने वाला होता है तो सबसे पहला इफ़ेक्ट आपको अपने नेचर में दिखेगा, और नेचर के वजह से आपको अपने स्किन पे भी दिखेगा। जैसे देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि गर्मी के वजह से काफ़ी पिंपल्स होने लगते हैं, और स्पेशली ये पिंपल्स होते हैं गर्मी के दिनों में। उसी तरह से आप देख सकते हो कि अक्टूबर जैसे हल्का हल्का ठंड शुरू होता है तो आपका जो स्किन है वो स्किन थोड़ा रफ़ होने लगता है, यानी कि आप अगर हल्का सा एक स्क्रैच भी करें अपने स्किन पे
तो एक दाग जैसा हो जाता है, एक स्क्रैच जैसा हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। आपको गर्मी में जो है पानी के मात्रा जब आप अच्छा रखते हैं अपने शरीर में, तो आप देखोगे कि चाहे वो आप पानी जो पी रहे हो, चाहे उसके वजह से या पसीने के वजह से, चाहे रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आपका जो स्किन है वो हमेशा हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि नमी होती है उसमें, मतलब पूरा सूखा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर आने लगता है और विंटर शुरू होने लगता है, रफनेस जो है वो नेचर के साथ साथ आपकी स्किन में भी दिखती है। सो इन रफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर को रफ कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये ठंड की शुरुआत होती है। अक्टूबर अपने साथ ठंड की शुरुआत करता है। इन रफ अक्टूबर अर्थ मस्ट डिसरोब हर। Disrobe, students, you need to know that the meaning of disrobe here basically means to take off the clothes, right? तो इसका एक दूसरा वर्ड भी हो सकता है unrobe, यानी कि कपड़े रिमूव करना, ठीक है। तो यहाँ अक्टूबर में क्या होता है, इन रफ अक्टूबर अर्थ मस्ट डिसरोब हर। अक्टूबर के महीने में जब हर चीज़ रफ़ होती है नेचर में, प्रकृति में हर पेड़ पौधे के जितने पत्ते वत्ते सारे रफ़ होने लगते हैं, रफनेस ही रफनेस होता है अक्टूबर के आते आते। ये वह महीना है जब पेड़ पौधे जो हैं वो अपने पत्ते शेड ऑफ करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे की जितने पत्ते होते हैं ना वो अब टूटने लगते हैं पेड़ से, वो नीचे झड़कर गिरने लगते हैं। The trees become leafless. One by one, the leaves start falling in right from the advent of this month of October. The trees start losing their leaves, and one by one, the leaves fall off to the ground, and the trees become leafless. And you can imagine a tree without a leaf. Imagine कीजिए एक tree, एक पेड़ जिसमें अब पत्ते ही नहीं रहे एक भी, सारे तने सूखे सूखे एकदम से बेजान, लाइफलेस। सो विदाउट द लीव्स अ ट्री लुक्स वेरी लाइफलेस, राइट? सो अक्टूबर इज दैट मंथ wherein all the trees the trees as well as plants, they start losing their leaves. All the leaves start falling one by one to the ground and the tree looks very bare. So basically disrobe का अर्थ है यहाँ पे to remove whatever one is wearing. तो यहाँ पे ट्रीज क्या रिमूव कर रहे हैं, अपने पत्ते रिमूव कर रहे हैं, और जब ये पत्ते नीचे गिर रहे हैं तो ट्री क्या हो रहा है, बेयर हो रहा है, यानी कि बिना पत्तों का एक पेड़ कैसे दिखेगा, बिल्कुल खाली खाली। तो जब ये पेड़ खाली खाली लगता है, इसका मतलब ये है कि पोएट ये बता रहा है कि जिस तरह से पेड़ अपने पत्ते गिरा रहा है नीचे या खो रहा है, एक एक करके पत्ते जो झड़ रहे हैं, और ट्री जिस तरह से बेयर हो रहा है, यहाँ पे अर्थ भी उसी तरह हो रहा है। बिकॉज अर्थ से भी पूरा चार्म, उसका जो पूरा ग्लो है वो अर्थ का पूरा अब कमने लगा है। क्यों? क्योंकि हर फूल अब सूख रहे हैं, अब कुछ टाइम बाद फूल नहीं होंगे, फूल होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब विंटर सीजन शुरू होने को है, और फिर से वही फॉग दिखेगा, फिर से वही हेल, फिर वही हल्का हल्का कुआसा, उसके बाद कुआसा बढ़ेगा, और कुआसे की वजह से कभी भी फूल वगैरह होते नहीं हैं, और पत्ते भी होते हैं तो वो झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब वही होने वाला है, और ये अक्टूबर के वजह से सारे पेड़ जो हैं वो अपने पत्ते खो देंगे, सारे पत्ते झड़ के नीचे गिर जाएंगे। सो बेसिकली हियर डिसरोब मीन्स दैट टू बिकम बेयर, यानी कि कुछ ना रहना, वो बिल्कुल खाली हो गया, पत्ते सारे नीचे झड़ गए। सो हियर द ट्रीज दे बिकम बेयर बिकॉज दे आर completely now without the leaves. They have all shedded their leaves. All of them have shedded off their leaves. So now they are completely bare. So in that sense, the earth also has become bare, without any glow, without any charm. अब वो charm नहीं है, because हर जगह जहाँ हरियाली दिखती थी, अब पेड़ों में पत्ते नहीं, पेड़ों में फूल नहीं. So that way everything is so very miserable, so very lifeless. Now this happens in October. Now let's move on to the next line. Now जैसे ये लाइन जो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत होगी. Like
Stars fall and shoot in keen November and night is long. So earth must disrobe her, stars fall and shoot. So students, what you need to know here is that the poet basically speaks of that particular month wherein the entire sky is full of stars. मतलब सब तरफ स्टार्स ही स्टार्स है. यहाँ जैसे आप इस लाइन को पढ़ेंगे, स्टार्स फॉल एंड शूट, यानी कि द पोएटेस क्रिस्टीना सेज दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर देयर इज अगेन अ चेंज. ये अक्टूबर में तो ये रहा, सारे पत्ते वत्ते गिर गए. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऑल द लीव्स हैव फॉलन, द ट्रीज हैव ऑल लॉस्ट देयर लीव्स. नाउ द ट्रीज आर लीफलेस and as if there is no life and the earth is losing all its charm. Now this is what has happened in the month of October. ये हुआ था अक्टूबर मंथ में, जहाँ सारे पत्ते झड़ गए और पेड़ बिल्कुल बेर हो गए, डिसरोब कर लिया खुद को, पत्तों से खाली कर लिया. अब लेकिन अक्टूबर के बाद क्या होता है देखते हैं. ये परिस्थिति अब चेंज होने वाली है. जो पेड़ों में अब तक पत्ते झड़ चुके थे, बिल्कुल खाली हो गए थे, अब ये सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब नवंबर आ गया. और नवंबर के आने के बाद क्या चेंजेस होती है, लेट्स सी. क्रिस्टीना, द पोएटेस ऑफ दिस पोएम, नाउ गोज ऑन टू से दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर द स्काई लुक्स वेरी शार्प एंड इट इज़ फुल ऑफ स्टार्स. नवंबर के आते आते लेकिन नेचर में फिर से चेंज आया. वो क्या चेंज है? वो ये चेंज है कि नवंबर के महीने में आसमान की तरफ देखो तो लगता है कि पूरा आसमान सितारों से भरा पड़ा है. ऐसा लगता है कि सारे बल्ब टिमटिमा रहे हैं आकाश में, और इतना ज़्यादा जगमगा रहे हैं कि रोशनी थोड़ी इधर से उधर हुई, एक सितारे का दूसरे सितारे से थोड़ा सा भी इधर उधर रोशनी हुई, यानी कि ग्लोइंग इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि सारा आसमान जो है जगमगा रहा है बल्ब से. और इतने ज़्यादा सितारे होते हैं नवंबर के महीने में कि कोई भी बादल दिखते नहीं. नो क्लाउड्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर. द स्काई इज सो फुल ऑफ स्टार्स. द स्टार्स ट्विंकल सो beautifully that one would not be able to see any clouds in the sky. स्टार्स इतने बढ़िया से टिमटिमाते हैं आकाश में, इतने ज़्यादा ट्विंकल करते हैं कि आपको आकाश में बादल ही नहीं दिखते, सिर्फ सितारे ही सितारे, टिमटिमाते सितारों से भरा आसमान दिखता है. आपको कोई बादल, नो क्लाउड्स कैन बी सीन, कोई बादल नहीं दिखते. सो नो क्लाउड्स कैन बी सीन. And so the poet thought that the event of shooting stars might take place in this month. इस लाइन में हमें पोएट ये कहती हैं कि very likely since the entire sky is full of stars and since there is no clouds in the sky, so very much it's possible that the shootings of stars can take place. Shooting क्या होता है? Shooting in the sense जो तारे टूटते हैं ना, उसको कहते हैं शूटिंग ऑफ स्टार, यानी स्टार का शूट करना. शूट करना ये बंदूक वाला शूट नहीं, यहाँ स्टार का शूट करना होता है सितारे का आसमान से टूटना, टूटकर नीचे गिरने का जो दृश्य हम लोगों को दिखता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सितारे नहीं, मीटियोर्स होते हैं. लेकिन एक जैसे बिलीफ हो गया है कि वो तारे ही हैं जो टूटते हैं और नीचे गिरते हैं, है ना. सो यहाँ पे द पोएट इज सेइंग दैट आसमान नवंबर में बिल्कुल बादलों के बिना होता है. कोई बादल नहीं होता है नवंबर में आसमान में. और आसमान में अगर होता है तो क्या होता है, पूरा आसमान सितारों से भरा होता है और इतने सुंदर टिमटिमाते हैं सारे सितारे कि ऐसा महसूस होता है कि अब एक ना दो सितारा तो टूटेगा ही. इतना सितारा होता है, कहीं कोई बादल नहीं होता है, इतने टिमटिमाते तारे होते हैं कि पोएटेस जो है क्रिस्टीना वो कहती हैं कि नवंबर में इतना भरा पड़ा होता है आसमान में जो सितारे होते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आज एक या दो सितारे तो पक्का टूटकर धरती पे गिरेंगे. स्टार्स फॉल एंड शूट इन keen November
and night is long. Stars fall and shoot. अब ये fall and shoot किस महीने में हो रहा है? जैसे हमने अभी बात ही किया था, नवंबर में हो रहा है, जब कोई बादल नहीं होते हैं, कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं स्काई में. नवंबर के महीने में सिर्फ तारे ही तारे भरे होते हैं, और ये भरे तारे इतने ज़्यादा भरे और इतने ज़्यादा टिमटिमाते हैं कि पोएटिस को लगता है, क्रिस्टीना रोसेटी को लगता है कि आज कुछ ना कुछ तारे तो अपना पक्का गिरेंगे ही आसमान से, शूट करके यानी टूट करके नीचे गिरेंगे ही. इन कीन नवंबर, नवंबर के मंथ को कीन कहा गया है. कीन क्यों कहा गया है? कीन यहाँ दो अर्थ है यहाँ पे. एक तो है कीन का अर्थ है कोल्ड, कोल्ड इन द सेंस कि इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड हियर. When November comes in, it is extremely cold here, and this beginning of this winter, which began with October, now comes in the midst of itself, and the November becomes very cold, extremely cold. That's why it's called keen November. That means the November has been referred to as being extremely cold. तो नवंबर हो गया ठंड का महीना, अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. एंड नाइट इज़ लॉन्ग. स्टूडेंट्स, एज यू रिमेंबर, हम लोग जब जून का महीना पढ़ रहे थे, जून के महीने के बारे में, सनी जून, तब मैंने आपको बताया था कि 21 जून जो है वो साल का सबसे लंबा दिन होता है. 21 जून इज़ कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, एंड जून ऑल्सो सिंस इट्स अ समर मंथ. सो व्हाट हैपन्स इज दैट ड्यूरिंग समर्स नाइट्स आर शॉर्ट एंड डेज आर लॉन्ग. उसका ठीक ऑपोजिट हो रहा है ये विंटर सीजन में, जो नवंबर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में. जैसे रात छोटी होने के बजाय अब लंबी हो गई है. इन कीन नवंबर व्हाट इज हैपनिंग? कीन नवंबर मीन्स इन कोल्ड नवंबर. इन दिस कोल्ड नवंबर द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस with respect to nights and days is that now the days are no more longer. In fact, days have become short and nights have become longer. क्योंकि विंटर सीजन में हमेशा रातें लंबी, दिन छोटे होते हैं, और समर सीजन में जो मैं आपको समझा रही थी थोड़े ऊपर के लाइंस में, समर सीजन में रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ विंटर में जस्ट उसको ऑपोजिट होता है, रातें छोटी और दिन लंबे हो जाते हैं. सो इन कीन नवंबर व्हाट इज द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस as compared to the summer season? Here the nights are getting longer and days are getting shorter. So in keen November and night is long. So the stars will fall and shoot in keen November. स्टार्स जो हैं, जो पूरे स्काई में भरे हुए हैं, अब ये टूट कर नीचे गिरेंगे. शूट यानी टूटना, फॉल यानी गिरना. तो स्टार्स जो है नवंबर के महीने में इतने ज़्यादा भरे होते हैं आसमान में कि कोई बादल नहीं दिखते, और यही नवंबर वो महीना है जब ये सारे सितारे जो बिल्कुल टिमटिमा रहे हैं हीरो की तरह, ये शूट करेंगे यानी टूटेंगे और फॉल करेंगे धरती पे यानी गिरेंगे. कब होगा ये सब? इन कीन नवंबर, इन ठंडे नवंबर के महीने में होने वाला है ये सब होगा. एंड नाइट इज़ लॉन्ग. इस नवंबर में और एक चीज़ भी होगा, दूसरा चीज़. ये कीन नवंबर में जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें होंगी, एक सितारे टूट के गिरेंगे, दूसरा कीन नवंबर में क्या होने वाला है? रातें लंबी हो जाएंगी. द नाइट्स विल गेट लॉन्गर एंड डेज विल बिकम शॉर्टर. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट गोना हैपन. That's going to happen in the month of November. And night is long. So in winters now the nights will get longer and days will become shorter. And cold is strong in bleak December. Christina says in the last two lines, she says that with the advent of December, अब जैसे ही नवंबर होने के बाद दिसंबर आता है, with the advent of this December, कोल्ड इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि ठंड जो है अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ये कब होगा? इन ब्लीक दिसंबर. ब्लीक यानी कि कोल्ड, और कोल्ड के साथ साथ ब्लीक का एक और भी मीनिंग होता है, एक और अर्थ भी होता है. उसका मतलब है कलरलेस,
डल, लाइफलेस, बिल्कुल पेल, PALE, पेल यानी कि कोई रंग नहीं, बिना किसी रंग का, बेरंग, बिल्कुल डल सा। अब दिसंबर यही है, इस दिसंबर की जो फीचर है वो यही है कि दिसंबर जो है बिल्कुल कलरफुल नहीं रहता। दिसंबर का महीना कभी कलरफुल नहीं होता है, ये कंपैरेटिवली बाकी महीनों से काफ़ी डल होता है, काफ़ी कलरलेस होता है, क्योंकि वही फिर से ठंडे का दिन शुरू हो गया। अब फिर से वैसे ही पत्तों पे फूल नहीं दिखेंगे, अब पेड़ों में फल नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे ही ठंड, जैसे ये बोले हैं ना, कहे हैं यहाँ पे कोल्ड स्ट्रॉन्ग, ठंड जैसे ही अब बढ़ेगा, बढ़ने के साथ साथ कुहासा अब आएगा, ओस आने लगेंगे, फॉग होने लगेगा, और वो कुहासा की वजह से फिर से दोबारा वेजिटेशन, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी कोल्ड डेजोलेट, यानी कि सब कुछ बिल्कुल लोनली, मिसरेबल फीलिंग, डल फीलिंग, लाइफलेस फीलिंग होगा, वो यहीं दिसंबर से शुरू होता है। दिसंबर से शुरू होकर वो फीलिंग जनवरी कंटिन्यू होता है। तो ये दिसंबर को ब्लीक इसलिए कहा गया है क्योंकि दिसंबर में अब कोई फूल नहीं उगेंगे, क्योंकि ये ओस की बूंदों की वजह से, ये जो फॉग दिखता है कुहासा की वजह से अब वेजिटेशन नहीं होने वाला। बारिश के सीज़न में या समर के सीज़न में जो पेड़ पौधे जो उगते हैं, द ग्रोथ रेट जिस तरह से होता है, विंटर सीज़न में पेड़ पौधों का ग्रोथ रेट उतना नहीं होता है। ये ठंड की वजह से, ये ओस की वजह से, ये कुहासे की वजह से ग्रोथ रेट जो है वो कम जाता है। तो यही दिसंबर को इसीलिए ब्लीक कहते हैं, क्योंकि यह दिसंबर में कोई कलर नहीं होता है, सब कुछ ही बिल्कुल पेल रहता है, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल डल होता है। और इस दिसंबर से शुरुआत होती है ठंड की, एंड कोल्ड स्ट्रॉन्ग इन ब्लीक दिसंबर, और ठंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है इन ब्लीक दिसंबर। कब बढ़ जाती है ठंड? इन ब्लीक दिसंबर, इस ब्लीक दिसंबर में, इस बेरंग दिसंबर में, इस डल दिसंबर मंथ में, इस कलरलेस दिसंबर मंथ में, दिस लाइफलेस दिसंबर मंथ brings in the coldness which becomes extreme, which becomes intense during this month. Now this is a detailed explanation of this poem, The Months, which was written by Christina Rossetti. I just hope कि आप सबको इस पोएम को समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, and I just hope that you are completely thorough with this explanation. Just in case if you have any problem anywhere, you can always get back to me. Please give in your comments. Also let me know whether you like this video or not, and to what extent was this video helpful to you. And also students, I'm always there for you. On whichever topic you need, you can always write in to me, and I'm always there to make more videos for you. As of now, take care of yourselves, and I hope you can just understand the detailed explanation of this poem after watching this video. Thank you so much.